अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन गिवन है वो मैं फ़िलहाल सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। मैं क्वेश्चन 2 से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो चैप्टर 1, 2, 3 एंड अप टू 7 जितने भी आगे चैप्टर्स गिवन है वो मैं अलग-अलग करके आपके लिए अपलोड करूँगा जब पेपर के दिन करीब आएँगे। अब उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होंगे तो उस टाइम पे वो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो याद रखनी होंगी, तो उस टाइम आपकी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक हो गया? और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अगर पहले भी हो सकता है तो कोशिश करूँगा कि कर दूँ, लेकिन चूँकि आप जानते हैं एफएससी बोर्ड का जो ये वाला कोर्स था ये थोड़ा चेंज हुआ है, तो जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है उसको मेंटेन करने में। और दूसरी बात, लेक्चर थोड़ा-सा लेट हो रहे हैं। पहले जो थे लेक्चर डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे थे, लेकिन इस 2 वीक्स के अंदर लेक्चर जो वो काफ़ी डिले हो गए। अब उसके पीछे रीज़न ये था कि मौसम चेंज होने की वज़ह से बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, तो मुझे इन्फेक्शन हो गया था गले के अंदर, जिसकी वज़ह से मैं लेक्चर नहीं बना सका। लेकिन बीच में जो थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ, तो मैंने लेक्चर अपलोड कर दी ताकि कम से कम आपका चैप्टर नंबर 3 क्लियर हो जाए। सो उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिए होंगे। तो चलें जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। सो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ आई थ्री, मतलब आई जे और के, और यहाँ भी आई जे और के की वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे दो अननाउन्स हैं और इनके दरमियान में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। इसको आप सिंप्लीफाई करके दें। अब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन हमें राइट साइड पे एक कंडीशन गिवन है या एक वैल्यू लिख के दी हुई है जो कि क्या है, जीरो के इक्वल है। अब इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से ही हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अपने सोल्यूशन में सिंपल क्या लिखना है, जो स्टेप हमने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए पढ़े, बस यहाँ पे आई जे एंड के और साथ में ये वैल्यूज लिख रहे हैं। देखें यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे जे है तो 3, और के साथ क्या लिखा हुआ है, 9। यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे माइनस लेमडा और ये हो गया म्यू, सो विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इसको एक्सपेंड बाय रो 1, इसको R1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। लेकिन एक और बात जो आपने याद रखनी है और वो क्या है कि ये जो जीरो गिवन है ये भी एज अ वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, यानी यहाँ पे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, एरो डला हुआ है बुक के अंदर। इसको हम यहाँ पे एरो से लिख लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चूंकि जीरो ही है, लेकिन जीरो वेक्टर की वैल्यू होती है 0i, 0j एंड 0k। तो इसलिए मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जीरो से, लेकिन आगे चल के फिर मैं इसकी जो पूरी वैल्यू है फिर वही लिखूंगा। तो चलें इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आई कंपोनेंट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 9 माइनस लेमडा म्यू, और फिर हो जाएगा माइनस जे कंपोनेंट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सो 1 9 3 एंड म्यू, और प्लस के, और ये हो जाएगा आपके पास 1 3 3 एंड माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 म्यू प्लस 9 लेमडा, और ये हो जाएगा साथ में आई कंपोनेंट। फिर इसी तरह क्या हो जाएगा, आगे जे की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा आपके पास माइनस म्यू, और ये हो जाएगा 3 9 27 जे कंपोनेंट प्लस के, और ये हो जाएगा माइनस लेमडा और माइनस 9 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ये हो जाएगा 3 म्यू प्लस 9 लेमडा आई माइनस म्यू माइनस 27 जे एंड प्लस माइनस लेमडा माइनस 9 के इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो वेक्टर की वैल्यूज लिख रहा हूँ जो कि क्या आएंगे आपके पास, 0i प्लस 0j प्लस 0k। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर देंगे लेफ्ट और राइट, क्योंकि इक्वल है तो इसका मतलब हम कंपैरिजन करके इनकी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे कि बाय कंपैरिजन वी गेट माइनस म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस लेमडा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखें ये के वाला और ये के वाला, इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, फिर उस तरह ये जे और ये जे वाला कंपेयर किया, तो इससे आपके पास वैल्यू आ गई।
अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो अब मैं इस नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो हो जाएगा माइनस म्यू प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इस लेमडा को राइट साइड पे ले जाएं, सो लेमडा इज इक्वल टू -9। ये एक वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। दूसरी वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ये वाली वैल्यू राइट साइड पे ले जाएं, सो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 27। तो आखिर में सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू -9 एंड म्यू इज इक्वल टू 27। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। चलें तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट गिवन है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 9i माइनस जे प्लस के एंड बी वेक्टर 2i माइनस 2j माइनस के, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर a प्लस बी। अब देखें यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई है। इससे पहले जब एक्सरसाइजेज में हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो वहां पे क्या करते हैं कि ए वेक्टर के पैरेलल था, बी वेक्टर के दोनों के पैरेलल होता था या परपेंडिकुलर यानी ऑर्थोगोनल गिवन होता था, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते थे। यहाँ पे कंडीशन चेंज इसलिए कर दी कि वो कह रहे हैं कि पहले ऐड करें फिर उसके बाद ऐसा वेक्टर ढूंढे जो इसके पैरेलल हो, यूनिट वेक्टर। सो इजी है, पहले क्या कर लेते हैं, इन वेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में मैंने लिख दिया है ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 9i माइनस जे प्लस के एंड प्लस 2i माइनस 2j माइनस के। सो ये हो जाएगा 9i प्लस 2i माइनस जे माइनस 2j प्लस के माइनस के। सो ये हो जाएगा 11i माइनस 3j और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इसकी वैल्यूज लिख दी हैं। सो ये हमने a प्लस बी फाइंड कर। अब हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर सपोज कर लेते हैं कि जो इसके क्या हो, पैरेलल हो। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि लेट्स सपोज दैट c इज अ यूनिट वेक्टर which is parallel to a प्लस बी। ठीक हो गया, फिर क्या होगा, देन c इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब हमने a प्लस बी फाइंड कर लिया, बस उसको क्या कर लेते हैं, हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। सो a प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। सो 11 11 जर 121 प्लस 3 3 जर 9 इज इक्वल टू 130 स्क्वायर रूट। सो a प्लस बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी फाइंड हो गई है। अब हम क्या कर लेते हैं, उस फार्मूले में लिख लेते हैं कि नाउ c इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 11i माइनस 3j डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 130। सो ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू आ गई है। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। बस हमने यही फाइंड करना था। सो यह है क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिंप्लीफाई हो गया। चलें तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट गिवन कि इफ आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, फाइंड आर क्रॉस आई वेक्टर आर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई। अब ये कह रहे हैं कि आर क्रॉस आई फाइंड करें, फिर आर क्रॉस जे फाइंड करें, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट लें, फिर डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो इसका आंसर आएगा उस आंसर के अंदर आपने x प्लस वाई ऐड कर देना है, तो उससे जो आंसर आता है वो आपने लिखना है। तो इसको मैं समझाऊंगा किस तरह से, साइक्लिक ऑर्डर की मदद से। ठीक हो गया, तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको भी समझ लेते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। सोल्यूशन में पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये आर क्रॉस आई इसको फाइंड कर लेता हूँ। सो आर क्रॉस आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे एन प्लस जेड के क्रॉस आई वेक्टर। ठीक हो गया,
सो क्रॉस प्रोडक्ट में हम पढ़ चुके हैं कि अगर आई को आई से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आंसर आता है, 0 आंसर आता है। लेकिन चले लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा एक्स इंटू आई क्रॉस आई प्लस वाई जे क्रॉस आई एंड प्लस जेड इंटू के क्रॉस आई। तो ये हो जाएगा x इंटू 0 प्लस वाई। अब j क्रॉस आई, ये देखें ये ऑर्डर जो है ये इसी तरह से हमेशा मूव करता है, यानी i से j की तरफ, फिर j से k और k से i की तरफ, यानी इस साइक्लिक ऑर्डर को इस तरह से हमने पढ़ा था। लेकिन ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अगर ये इसको देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब ये इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी तरफ जा रही है, यानी इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इसकी तरफ मूव कर रहा है। अगर इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा हो तो क्या होता है, आपके पास जो वैल्यू आती है ये वाली, यानी k की वैल्यू आएगी तो वो क्या होगी आपके पास माइनस के आएगी, यानी नेगेटिव साइन उसके साथ क्या होगा लिखा होगा, प्लस z। अब k की वैल्यू देखें, k से i की तरफ आ रहा है तो ऑर्डर सही है एंटी क्लॉकवाइज से, लेकिन ऑर्डर ठीक है। सो अब हम यहाँ पे i k डॉट i से क्या होता है j आता है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ प्लस j, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम 0 माइनस वाई के एन प्लस जेड जे। तो फिर क्या करते हैं, इसको तरतीब से लिख रहे थे क्योंकि जे की वैल्यू पहले लिखी होती है और उसके बाद के की वैल्यू लिखी होती है। सो ये हो जाएगा जेड जे माइनस वाई के। सो ये हो गया आपके पास आर क्रॉस आई। तो अब हम इसको किसी से रिप्रेजेंट, यानी 1 2 3 इस तरह किसी वैल्यू से रिप्रेजेंट कर लेता ताकि आगे क्या हो इसको यूज करने में आसानी हो। इसको मैं फर्स्ट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। नाउ अगेन और क्रॉस जे। सो आर क्रॉस जे फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्रॉस जे। तो यहां से आ जाएगा एक्स आई क्रॉस जे प्लस वाई जे क्रॉस जे एंड प्लस जेड के क्रॉस जे। ठीक हो गया। सो ये हो जाएगा एक्स आई और जे जो है वो सही ऑर्डर में लिखे हुए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस के आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा प्लस वाई जे, और जे को क्या होता है 0 होता है, प्लस जेड के और जे यानी रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वैल्यू माइनस आई। सो ये हो जाएगा आपके पास एक्स के प्लस 0 माइनस जेड आई। सो इसको तरतीब से लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास माइनस जेड आई प्लस एक्स के। सो ये हो गया आर क्रॉस जे। इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं इक्वेशन 2। अब मैंने बेसिकली करना क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो मैं यहाँ पे इसी की 1 और 2 की मदद से यहाँ पे लिख लूंगा कि नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। सो वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा कि आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे इज इक्वल टू, सो यहाँ से वैल्यू आई थी आपके पास जेड जे माइनस वाई के। ठीक हो गया। और फिर इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ माइनस जेड आई एंड प्लस एक्स के। अब डॉट प्रोडक्ट में होता क्या है, जो एक जैसी वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं तो उससे 1 आता है, और जो ऑपोजिट वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है तो उससे क्या होता है 0 आंसर आता है। सो इसको अगर मल्टीप्लाई भी कर ले, मैं अगर यहाँ पे z माइनस जेड स्क्वायर जे डॉट आई, चलो लिख भी लेता हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा प्लस जेड एक्स, और ये हो जाएगा जे डॉट के। फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वाई जेड के डॉट आई, और फिर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस एक्स वाई के डॉट के। अब ये जो बाकी वैल्यूज हैं, यानी जिस तरह से जे डॉट आई है ये इस तरह की वैल्यूज है, इससे क्या हो जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस जी स्क्वायर 0 प्लस जेड एक्स 0 प्लस वाई जेड 0 माइनस एक्स वाई, और ये हो गया आपके पास 1। तो यहाँ से हमने जो वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी इसकी वैल्यू वो क्या होगा, सिर्फ माइनस एक्स वाई आपके पास फाइंड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा आर
क्रॉस आई, आर क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई। ठीक हो गया। अब हमें जो कंडीशन गिवन थी, अगर आपको याद हो तो कंडीशन ये थी कि आप इस वैल्यू को, यानी जो आपने फाइंड किया और इसके साथ प्लस एक्स वाई लिखें तो उससे क्या आंसर आता है वो आपने फाइंड करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नाउ जो हमने फाइंड करना था वो क्या था, आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, सो ये इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से आंसर आ गया आपके पास 0। ठीक हो गया। सो यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो अब मेंशन कर देते हैं कि ये हो जाएगा आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। इस तरह मैंने बात की कि यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन वही है, तरीका वही है, लेकिन उनको यूज करने का या उनको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा क्या कि यहाँ पे उनकी वैल्यूज इस तरह से दी गई हैं कि आपको ऐसा लगे कि ये तो कोई और ही किस्म के क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ उनको लिखने का तरीका चेंज कर दिया गया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट गिवन है कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हमने क्या करना है, यानी ये फार्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, यही वैल्यू को सिर्फ सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन में पहले क्या लिख लेता हूं, एज वी नो दैट, पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूं फिर उसको क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा ताकि आपको याद भी रहे कि क्या सिंप्लीफाई करना है। सो एज वी नो दैट प्रोजेक्शन A on B is equal to A dot B divided by B मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। सो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। बाद में मेंशन कर दूंगा कि वैल्यूज जो हमने फाइंड की है वो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो पहले हम A डॉट B फाइंड करते हैं। सो A डॉट B इज इक्वल टू 7i प्लस j माइनस 4k डॉट 2i प्लस 6j प्लस 3k। सो मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 2i डॉट i प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6j डॉट j प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3k डॉट k। 14 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 1। सो 14 प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू, 14 प्लस 6 से 20 और 20 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। सो ये हो गया आपके पास a डॉट बी की वैल्यू। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी हैव टू फाइंड b मैग्नीट्यूड। सो b मैग्नीट्यूड इज 2 square plus 6 square and plus 3 square. So 2 2s are 4 plus 6 6 are 36 and 3 3s are 9. So which is equal to 36 plus 4 40 and plus 9 49 and 49 square root is equal to 7. So b square root is equal to 7. So now we use projection a on b, यानी हमने इक्वेशन 1 को यूज कर लेना है बस। अब हम मेंशन कर देंगे कि यूजिंग इक्वेशन 1 और उसमें ये वैल्यूज लिख लेते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 1, सो इक्वेशन 1 इज प्रोजेक्शन ए ऑन बी इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय m magnitude. So a dot b is equal to 8 and b magnitude is equal to 7. So projection a on b is equal to 8 over 7. So which is the required answer. So उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड लेम्डा इफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। तो हम कोप्लेनर की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। कोप्लेनर क्या होते हैं, अगर तीनों वेक्टर का हम क्या कर लें, प्रोडक्ट फाइंड कर लें। प्रोडक्ट कौन सा वाला, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, बल्कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो वो क्या हो, अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं।
अब मैं थोड़ा सा पहले मेंशन कर देता हूँ कोप्लेनर की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग फार्मूला, फिर उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सोल्यूशन, as we know that if three vectors are coplanar, then so that three vectors are coplanar, then it satisfies the following condition: a, b and c is equal to 0। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में जब हमने ये वैल्यू लिखी थी या इसकी नोटेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि इसका क्या करते हैं, सिंपल ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। तो उसमें हम पहले क्या लिखेंगे, पहले ए की वैल्यू, तो ए है 1 3 1, फिर क्या है 2 -1 एंड -1 एंड 0, क्योंकि जे की वैल्यू इसमें क्या है गिवन है, आई की वैल्यू नहीं गिवन, सो ये 0 लेमडा एंड प्लस 3 एंड विच इज इक्वल टू 0। सो एक्सपेंड बाय कॉलम 1। सो कॉलम 1 से क्यों एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू 0 है तो हमें इसका मार्जिन मिल जाएगा, यानी यहाँ से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, स्टेप कम हो जाएंगे। सो 1 एंड 3 -1 -1 लेमडा एंड 3 -2 3 1 लेमडा एंड 3 प्लस 0 एंड विच इज इक्वल टू 0। सो थर्ड वैल्यू नहीं है तो इसलिए मैंने उसकी जगह सिर्फ 0 लिख दिया। सो 3 1 ज़र -3 एंड प्लस लेमडा -2 इंटू 3 3 ज़र 9 माइनस लेमडा एंड विच इज इक्वल टू 0। सो -3 प्लस लेमडा -2 9 ज़र 18 and minus plus 2 lambda and which is equal to 0. So 2 and plus 1 3 lambda minus 21 is equal to 0. 3 lambda is equal to plus 21. So lambda is equal to 21 divided by 3. 3 ones are 3, 3 sevens are 21. So lambda is equal to 7. So which is the required answer. तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, बी मैग्नीट्यूड 2/3 एंड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। राइट द एंगल बिटवीन टू ए एंड बी। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि एक दो वेक्टर्स हैं जो इस तरह से गिवन है कि ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 आती है, बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2/3, यानी वेक्टर नहीं गिवन बल्कि उनकी हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यूज गिवन है, और उसके साथ साथ ये भी गिवन है कि अगर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लें यानी उसका यूनिट वेक्टर जो बनता है वो 1 के इक्वल है, ये भी गिवन है। राइट द एंगल बिटवीन, इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या होगा। सो पहले तो मैं मेंशन कर दूं कि इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, फिर उसके बाद हम इसमें जो डिफिनीशन के थ्रू लिखेंगे, क्योंकि हमने पैरेलल वेक्टर्स की डिफिनीशन पढ़ी थी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। सो यहाँ पे हम उसका हवाला देंगे, उसकी मदद से फार्मूला लिखेंगे और वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे। सोल्यूशन, पहले क्या करेंगे, लेट्स सपोज दैट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स and we are given that, हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं कि a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, ये भी गिवन है। अब ये कहाँ पे गिवन था, यहाँ पर तो सिर्फ a क्रॉस b, ये कह रहे हैं a क्रॉस b इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर उसका मैग्नीट्यूड लेते तो उससे 1 आता है। ये हमें पहले वाली जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर जो मैंने दिया था उसमें ये चीज़ आई थिंक मैंने कहीं पे पढ़ाई भी थी। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, m magnitude is equal to square root 3 and b magnitude is equal to 2/3। ठीक हो गया, ये वैल्यूज तो मैंने लिख ली हैं। अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यू यूज करनी है, जो फार्मूला इस्तेमाल करना है यहाँ पे, उसका हवाला दे देते हैं कि हम किसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। सो एज वी नो दैट by the definition of parallel vector or angle between two vectors,
दैट। तो पैरेलल वेक्टर में भी इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया था, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल किया है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी उनके दरमियान इसका फार्मूला लिखा हुआ है। मैंने दोनों ही मेंशन कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि कहाँ कहाँ पे ये और इस्तेमाल हो सकता है। अब हम इसमें लिखेंगे वो ये था कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा साइन थीटा। बस हमने इस वैल्यू की मदद से इस एंगल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर आपको डाउट हो कि ये फार्मूला लिखा कहाँ हुआ है बुक के ऊपर, ठीक हो गया, सो उसको मैं क्लियर करा देता हूँ, पेज नंबर बता देता हूँ, आप उस पर चेक कर लीजिएगा। पेज नंबर 110 के ऊपर बिल्कुल लास्ट के अंदर आपके पास जो थर्ड पार्ट है, यानी वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की जो वैल्यू सॉल्व की गई है, उसके लास्ट वाला जो थर्ड पार्ट है उसमें ये फार्मूला लिखा गया है, यानी वहां पे आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से ये फार्मूला डिजाइन कर लिया, यानी वैल्यू सिर्फ ऊपर में ए क्रॉस बी लिखा हुआ था और मैंने यहाँ पे साथ में मैग्नीट्यूड भी लगा लिए, तो ऐसा नहीं है, ये वैल्यू हमें गिवन है पेज नंबर 110 बुक के ऊपर, चैप्टर नंबर 3 में। आप उसमें जाके देख सकते हैं और वहां से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। बुक स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, वैसे आप थोड़ा बहुत बुक को भी स्टडी कर लीजिएगा। चलें जी, तो अब इसमें हम वैल्यूज लिख लेते हैं और थीटा फाइंड कर लेते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है ये डिवाइड हो जाएगी ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। ठीक हो गया। इस तरह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब फिर हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू, यहां से आया था 1 डिवाइडेड बाय इसकी जगह वैल्यू गिवन है 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। अब हम क्या करते हैं, ये जो डिवाइड के नीचे यानी एक डिवाइड फिर डिवाइड, ये डिवाइड की ये वाली वैल्यू जो है ये ऊपर ले जाते हैं, सो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये देखें ना, ये एक दफ़ा यहाँ जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, फिर यहाँ से दोबारा यहाँ जाएगा तो इसकी पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी इस 3 की। ठीक हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं, ये अगर 3 स्क्वायर रूट लिखा हुआ है और अगर इसको मैं इस तरह लिख लूँ कि 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको क्यों लिख सकते हैं, यानी से आंसर में से क्या आता है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ से सिंपल क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको लिखा क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे एंगल्स आते हैं, यानी थीटा की वैल्यू आती है साइन के लिए कॉस के लिए, वो जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं उसमें ये जो 3 स्क्वायर रूट डिवाइड में नहीं लिखा हुआ, कहीं पे भी नहीं है, तो इस वजह से हमें यहाँ से इस 3 स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, 3 से हमने उनको 2 स्क्वायर रूट की वैल्यू में कन्वर्ट किया। सो अब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 और ये हो गया साइन थीटा। साइन की वैल्यू को राइट साइड पे ले जाते हैं, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, विच इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। अब इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे कि साइन इनवर्स 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास एंगल की वैल्यू यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और पाई बाय 3। सो ये इसका क्या होगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो बुक में हो सकता है 60 डिग्री लिखा हो या पाई बाय 3 लिखा हो, सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी नोटेशन यानी कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सिंप्लीफाई करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 0 2 -1 3 एंड 2 एंड 1 0 4। यानी इसमें हमें क्या कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, और उसमें गिवन क्या है वो मैं जरा समझा देता हूँ। ये आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो वर्ट यानी जो कॉर्नर्स हैं ये हमें गिवन है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे चले ए लिख लेते हैं, ये होगा आपके पास बी और ये हो जाएगा आपके पास सी। इन तीन वर्टिसेस की वैल्यू गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करें। तो पहले तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैं इसमें ए बी सी को कौन कौन से पॉइंट को क्या नाम दूंगा। सोल्यूशन गिवन दैट a is equal to 0 0 and +2,
B is equal to -1 3 and +2 and C is equal to 1 0 and 4। ये इसकी वैल्यूज हो गई है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसके पोजीशन वेक्टर भी लिख लेता हूँ, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी आर। तो ए बी सी के जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरह से बन जाएंगे कि ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर। तो उनकी हम यहाँ से इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी आर। ओ ए इज इक्वल टू, देखें इसमें सिर्फ 2k की ही वैल्यू है। ओ बी इज इक्वल टू -i प्लस 3j प्लस 2k एंड ओ सी इज इक्वल टू i प्लस 4k। सो ये इसकी पोजीशन वेक्टर हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, पहले आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या सॉल्व करना है। क्योंकि मैं पहले वैल्यू सॉल्व करने बैठ जाऊंगा तो आपको पता नहीं होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूँ तो हो सकता है आपके दिमाग से निकल चुका हो। एक्सरसाइज 3.3 में आई थिंक वहां पे हमने ये 3.4 में इसको सॉल्व किया था, 3.4 में आई थिंक सॉल्व किया था। सो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि एज वी नो दैट एरिया ऑफ triangle is equal to 1/2 AB क्रॉस AC। ठीक हो गया। सो ये हमने क्या करना है, बेसिकली फाइंड करना है। इसको मैं 1 का नाम ले देता हूँ ताकि फिर आगे इसको यूज कर सकूं। तो हमने क्या करना है, ए बी वेक्टर फाइंड करना है, ए सी वेक्टर फाइंड करना है, यानी ए और बी का पोजीशन वेक्टर की मदद से इसको सॉल्व करना है, फिर ए और सी को सॉल्व करना है, और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद इसमें वैल्यू लिख लेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो जाएगा। सो ए बी इज इक्वल टू ओ बी minus OA. So OB is equal to -I plus 3J and plus 2K and minus 2K. So which is equal to -I plus 3J minus 2K plus 2K. So -2 plus 2 आगे पीछे हो गए, बहरहाल कैंसिल ही होंगे, ये -2 और ये +2 वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हो जाएगा -I plus 3J and AB vector is equal to -I plus 3J। Similarly, AC is equal to OC minus OA. So which is equal to OC is equal to I plus 4K and minus 2K. So which is equal to I plus 4K minus 2K and which is equal to AC vector which is equal to I plus 2K. So taking cross product of AB and AC। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ AB और AC फाइंड कर लेते हैं। इसकी मैंने वैल्यूज लिख ली हैं। इनको सिंपल क्या करते हैं, एक्सपेंड बाय रो 1, R1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सो विच इज इक्वल टू I एंड 300 एंड +2। फिर अगेन क्या होगा, -J -101 एंड +2 एंड +K -1 3 1 and 0। So which is equal to I, 3 2s are 6 minus 0 minus J, 2 1s are -2 minus 0 and plus K 0 minus 3 which is equal to 6I plus 2J minus 3K। So AB cross AC is equal to 6I plus 2J and minus 3K। Now taking magnitude of AB multiplied by AC. So AB cross AC is equal to square root of 6 square plus 2 square plus minus 3 whole square, which is equal to 6 6 are 36 plus 2 2s are 4 and 9, which is equal to 40 plus 9 is equal to 49 square root and which is equal to 7। So AB cross AC magnitude is equal to 7। Now using equation
1 we get area of triangle which is equal to 1/2 AB cross AC, and which is equal to 1/2 multiplied by 7, and which is equal to 7/2. So area of triangle is equal to 7/2, and which is the required answer. तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलें तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। इसमें क्या गिवन है कि 4 वर्टिसेस गिवन है पैरेललोग्राम के लिए, चूंकि उस शेप में 4 ही वैल्यूज होनी चाहिए, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि इन चारों वैल्यू को हम यूज़ भी करें। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जो पैरेललोग्राम का फार्मूला है पैरेललोग्राम का, वो इस तरह से है कि सिर्फ ए क्रॉस बी उसमें था, अगर आपको याद हो तो उनमें ज़रूरी नहीं कि हमें ये सारे के सारे पॉइंट यूज़ करने पड़े, लेकिन जितने यूज़ हो सकते हैं वही हम इसमें यूज़ करेंगे। सब पहले लिख लेते हैं द पोजीशन vectors of A, B, C and D are OA is equal to I plus 2j minus 3k, OB is equal to 5I plus 8j plus k, OC is equal to 4I minus 2j plus 2k, and OD is equal to minus 8j minus 2k. So as we know that area of parallelogram is equal to A cross B, सो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब देखें हमने सिर्फ ए क्रॉस बी फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए इतने ज़्यादा वेक्टर गिवन है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें ए बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो उसका तरीका हमने 3.5 में डिटेल से पढ़ा था कि आपने इसके वेक्टर कैसे फाइंड करने होते हैं। तो वो ऐसे फाइंड हो गए कि ए वेक्टर इक्वल हो जाएगा ए बी के, और ए बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। सो ए वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी की वैल्यू है हमारे पास 5i प्लस 8j प्लस के माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k। ये हो जाएगा 5i माइनस आई प्लस 8j माइनस 2j प्लस के प्लस 3k। ये देखें माइनस माइनस प्लस, सो 5 माइनस 1 से 4i प्लस 8 माइनस 2 से 6j एंड प्लस 4k। सो ये आपके पास क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया। फिर क्या करते हैं, बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो बी वेक्टर को हम दूसरे डिफरेंट पेन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बी वेक्टर इज इक्वल टू, वो हो जाएगा आपके पास ए सी इज इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। अब अगर हमने C फाइंड करना हो तो उसके लिए ओ डी का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। रीज़न क्या है कि हमें सिर्फ A क्रॉस B ही फाइंड करना है। सो दैट्स वाई B वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 4i माइनस 2j एन प्लस 2k माइनस I plus 2j and minus 3k. So which is equal to 4i minus 2j and minus 2j plus 2k and minus minus plus 3k. So 4 minus 1 3i minus 4j and plus 5k. So ये आपका B वेक्टर हो गया। ए वेक्टर भी फाइंड हो गया, बी वेक्टर भी फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। पहला काम हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी फाइंड करना। ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद हमने आखिर में क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी लेना है। सो पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट की लिख ली है।
अब हम इसको क्या करें, सिंपल एक्सपेंड बाय रो वन, R1 से इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। सो विच इज इक्वल टू I and 6 4 minus 4 5 minus j 4 3 4 5 and plus k 4 6 3 and minus 4. So which is equal to 6 5s are 30 and plus 16 minus j 4 5s are 20 minus 4 3s are 12 and plus k 4 4s are minus 16 minus 6 3s are 18. So which is equal to 16 plus 30 is equal to 46 minus j 20 minus 12 is equal to 8 and plus k into minus 34. So which is equal to 46i minus 8j minus 34k. So a cross b is equal to 46i minus 8j and minus 34k. Now we have to find the magnitude of a cross b, so which is equal to square root of 46 square plus minus 8 square and plus minus 34 whole square. So 46 multiplied by 46 is equal to 2116 plus 8 8s are 64 and plus 34 multiplied by 34 is equal to 1156. So adding the values, which is equal to 3 3 3 and 6. So a cross b is equal to 3 3 3 and 6. So area of parallelogram is equal to a cross b, and which is equal to square root of 3 3 3 and 6 unit square. So area of parallelogram is equal to, so which is the required answer. ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैंने फोर्थ पॉइंट क्यों नहीं यूज़ किया, इसको मैंने डिटेल से बता दिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक हो गया, ये क्यों मैं इतनी डिटेल बताता हूँ, अब उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप बोर्ड में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक हो गया, और उम्मीद करता हूँ आप मुझे दुआओं में लाजमी याद रखेंगे कि सर ने बहुत ही कमाल तरीके से हमें ये क्वेश्चन समझाए थे। ठीक हो गया, सो आपने दुआओं में वैसे भी मुझे लाजमी याद रखना है ताकि अगर मैं सेहतयाब रहूँगा तो आपके लिए इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक हो गया, चलें तो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सिम्प्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसके दो पार्ट्स हैं। जिस तरह मैंने एक्सरसाइज के शुरू में बताया था कि आपको यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो इससे पहले मतलब उसकी हिंट भी नहीं दी गई थी कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अगर हिंट भी नहीं गिवन थी तो हमें प्रूफ करने को फिर अभी क्यों दिए गए हैं, क्योंकि कोसाइन लॉ हमने पढ़े थे और उसके लिए इसकी वैल्यूज नहीं गिवन थी। सो हमने प्रूफ करनी है कि वो जो लॉज आपने वहाँ पे पीछे पढ़े हैं, अभी 3.5 से पहले ही हमने उसको डिटेल से पढ़ा है, ये 3.4 के लिए आई थिंक थे। सो उनको हम उसकी मदद से हम यहाँ पे उसको सिम्प्लीफाई करेंगे कोसाइन लॉ की मदद से। इसके तीन पार्ट्स बनते हैं, यानी एक तो ये है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, दो और भी बनते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो वो मैं इंशाल्लाह इसको सॉल्व करके आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग के, क्योंकि हो सकता है कि वो ये वाला क्वेश्चन मतलब ये वाला पार्ट ना आए, उन दोनों में से कोई एक आ जाए। सो वो मैं इंशाल्लाह शॉर्ट्स के अंदर अपलोड कर दूंगा, फिर वहाँ पे आप उसको देख के समझ लीजिएगा। फिलहाल जो एक पार्ट है वो आप यहाँ पे समझ लें, जो आपकी बुक में मेंशन है वो ये है कि प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, कोई भी एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक हो गया, उस ट्राइंगल के अंदर आप प्रूफ करके दें कि ए स्क्वायर जो है वो इक्वल है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। ठीक हो गया, तो ये इसके इक्वल है, ये हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान है, उम्मीद है आपने इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, बस सिर्फ वो जो फार्मूला है उसको याद रख लेना, फिर बाकी वैल्यूज उसके साथ साथ ही चलती रहेंगी। अब वो क्या है, आपने याद रखना कि एस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये याद रखना है। देन तो फिर क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को, जो चीज चाहिए वो लेफ्ट साइड पे छोड़ दे, बाकी सारी चीजें आप राइट साइड पे ले जाइएगा। यानी
एक ए के लिए मैं यहाँ पे ए को छोड़ रहा हूँ, बी और सी को राइट साइड पे लेके जाऊंगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, बी चाहिए होगी तो ए और सी को राइट साइड पे ले जाएंगे, इसी तरह सी चाहिए तो ए और बी को राइट साइड पे ले जाएं। सो इसी से ही इसके क्या होंगे, प्रूफ निकलेंगे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ए फाइंड करना चाह रहा हूँ, सो बी और सी को मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा। सो ए इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी, ठीक हो गया, ये इसके इक्वल है माइनस बी माइनस सी। सो ए माइनस बी प्लस सी, सो ये इसके इक्वल आ गए। अब हम क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर लेकर आना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर तो वो स्क्वायर बन जाती हैं। सो टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर, ठीक हो गया। तो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो एक साइड पे नहीं लिया जाएगा बल्कि दोनों साइड पे लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा ए डॉट ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी डॉट ए प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे देखें ए की वैल्यू तो है, वो तो इक्वल है किस चीज़ के, माइनस बी प्लस सी के। तो क्यों ना मैं उसको यहाँ पे यूज कर लूँ, माइनस बी प्लस सी, एंड यहाँ पे मैं लिख लूंगा, क्या लिख लूंगा, माइनस बी प्लस सी। तो ये क्लोज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी प्लस सी डॉट बी प्लस सी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे बी प्लस सी का यहाँ पे देखें तो ये एक स्क्वायर भी बन रहा है, लेकिन आप इसको डॉट प्रोडक्ट की मदद से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वो आपकी मर्जी में, वो आपकी चॉइस पे छोड़ो। मैं इसको यहाँ पे फार्मूले से सॉल्व कर लेता हूँ। फार्मूले से कैसे सिंप्लीफाई होगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए बी प्लस सी होल स्क्वायर बन गया। सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, ये इसके आ जाएगा इक्वल। अब हम क्या कर लेते हैं, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस पाई माइनस ए। देखें लेफ्ट साइड पे आपको ए गिवन है, तो उसके लिए जो ये वाला पॉइंट होगा यहाँ पे ए ही रहेगा। सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू, और इसको हम दोबारा वापस उसी फॉर्म में बी एंड सी लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू है, ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे आएगा कोस ए माइनस कोस ए आएगा। इसकी डिटेल जो है वो चैप्टर नंबर 10 में आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसकी डिटेल जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वो चैप्टर 10 से शुरू हो रही है। सो फिलहाल इसको याद रखिएगा, वहाँ पे आप इंशाल्लाह डिटेल से इसको समझ लेंगे। सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा कोस ए। तो यही तो हमने फाइंड करना था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कोस ए। सो ये इसके क्या हो गया है, इक्वल आ गया। तो ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। सो ये प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ये सिर्फ ये चीज़ आपको हो सकता है कंफ्यूज करे। अब उसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे इसका फार्मूला है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो वो यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि आपको पढ़ाया नहीं गया। तो इसलिए फ़िलहाल आप इसको ये याद रखें कि 180 माइनस कोई भी वैल्यू लिखी हुई तो वो माइनस ए ही आ जाएगा, या माइनस बी आ जाएगा, या माइनस सी लिखा हुआ है कोई भी वैल्यू, तो उस हिसाब से वो आंसर में आ जाएगी वैल्यू। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। उसमें थोड़ा सा यानी वैल्यू को चेंज किया गया है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, यानी ये वाला स्टेप जो लिखा है, ये कैसे लिखा है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रायंगल की मदद से आपको समझा भी देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये सर ने पता नहीं कहाँ से यूज़ कर लिया है। सो वो उसमें देख के समझ लें। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट सिम्प्लीफाई करते हैं, जिसमें गिवन है कि a इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी। प्रोजेक्शन लॉ की मदद से इसको सिम्प्लीफाई करें। अब प्रोजेक्शन लॉ किस तरह से था कि अगर एक वेक्टर है उसके ऊपर एक और वेक्टर प्रोजेक्ट हो जाए तो इस तरह से ये शेप, उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत याद होगी। सो यहाँ पे मैं सिर्फ समझाने के लिए कि ए बी और सी यानी तीनों वेक्टर्स को कैसे प्रोजेक्ट करना है। अभी जब प्रोजेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके पास एक ट्रायंगल की शेप बन जाएगी। पहली बात, जब ट्रायंगल की शेप बनेगी तो यहाँ पे आपके पास कुछ एंगल्स भी बन जाएंगे, क्योंकि जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक हो किसी भी लाइन, दो
लाइंस का, ये दो वेक्टर्स का, तो वहां पे क्या होता है, एंगल प्रोड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे जो सी पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो क्या है, वो ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 से बड़ा हो। एक्यूट जो है वो 90 से छोटा हो, और ऑब्ट्यूस क्या है, 90 से बड़ा। अब 90 से बड़ा कितना हो सकता है, 180 से कम, कम जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कितना होगा, हो सकता है 120 हो, 130 हो, 150 हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 180 माइनस सी, यानी 180 से जितना भी ये एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, यानी ये पूरी लाइन इस तरह यहाँ पे क्या होगी, मैं डॉट करके लगा देता हूँ, ये इस तरह पूरी हो जाएगी। तो ये 180 में से ये वाला हिस्सा कम हो गया है, तो ये पाई माइनस सी आ गया। यहाँ पे भी देखें तो सेम ये काम यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे ये लाइन लगा ले तो ये पूरी हो जाएगी। ठीक हो गया। सो ये भी क्या हो रहा है, अगेन 180 माइनस बी हो रहा है, तो यहाँ पे ये दो वैल्यूज हो जाएंगी। सी के लिए मैं नहीं लिख रहा। अब उसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि हमने वो ए पॉइंट, ए वेक्टर जो है यानी ये फाइंड करना है, तो इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे ए के लिए मेंशन नहीं करूंगा बल्कि इन दोनों की। अब इन दोनों की वैल्यूज ही क्यों यूज करनी है, अब वो मैं रीजन आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देखें सी लिखा हुआ है और यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यानी सी वेक्टर, सी एंगल और बी एंगल। तो ये बी और ये सी, ये दो एंगल्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे ये दो ही लिखे जाएंगे। अब अगर आपने बी फाइंड करना हो, तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा और ए इसकी जगह आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह अगर सी फाइंड करना हो तो सी वहां चला जाएगा, ए को यहाँ ले आइएगा। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू अगर अननाउन हो तब। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, पहले तो हम मेंशन कर देते हैं कि इसके जो वेक्टर्स हैं ए बी सी, ये लिख लेते हैं कि ये साइड के हिसाब से किस तरह से आ रही है। फिर हम क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं पहले क्या करूंगा, सोल्यूशन में मेंशन कर दूंगा कि मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज दैट द वेक्टर्स ए बी एंड सी बी along the sides of बी सी के ऊपर क्या हो रहा है, लाइन बी सी के ऊपर ए आ रहा है। फिर क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है सी ए के ऊपर, सी ए लाइन के ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, बी वाला आ रहा है। एंड लास्ट वाला क्या है, सी वाला आ रहा है ए बी की लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे ए बी लिख देंगे। ठीक हो गया। ऑफ द ट्रायंगल ए बी एन सी। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने डिटेल से समझा दी है। तो अब वो जो पीछे मैंने वो जो वैल्यू यूज की है ना, वो इसकी मदद से बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि वो भी ट्रायंगल की ही वैल्यूज थी, तो वहां पे चूंकि बनाया नहीं है क्योंकि प्रोजेक्शन का जिक्र नहीं हुआ था, सिंपल कह रहे हैं कोसाइन लॉ को यूज करें और सोल्व कर दें, तो इसलिए मैंने वहां पे उसको यूज नहीं किया। इसी तरह से वो पीछे भी यूज हुआ है। ठीक हो गया ना। तो बस यही चीज समझानी थी कि पीछे जो है वो से फर्स्ट पार्ट के अंदर ये वाली वैल्यू मैंने यूज की है। ठीक हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, अगेन वही वैल्यू लिखनी है कि एज ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें मैंने क्या देखें, लेफ्ट साइड पे ए लिखा हुआ है, तो ये बी और सी को हम क्या करते हैं, राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस बी माइनस सी। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट विद ए, तो उसमें क्या होगा, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट माइनस बी माइनस सी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी और माइनस ए डॉट सी। तो ये इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि प्रोजेक्शन का जिक्र था, तो इसलिए वो दूसरी जो मैंने पिछली वाली में वैल्यू लिखी थी वो मैंने यहाँ पे यूज नहीं की। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस ए डॉट बी। ए और बी है, देखें ये ए और बी लिखा हुआ है ना, तो इसके साथ सिंपल क्या आ जाएगा, कोस पाई माइनस सी। इसी तरह क्या होगा, अगर यहाँ पे ए और सी लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस पाई माइनस बी आ जाएगा। बस ये याद रखना है। जो भी दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसके साथ क्या होगा, वो जो थर्ड साइड है यानी सी वाली, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा माइनस ए डॉट बी, और इससे मैंने पीछे भी समझाया, ये हो जाएगा माइनस कॉस सी माइनस ए डॉट सी। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस
पी। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए डॉट बी कोस सी माइनस माइनस प्लस ए डॉट सी और ये हो जाएगा कोस बी। इन दोनों में से देखा जाए तो एक कॉमन हो रहा है, तो ये हो जाएगा बी कोस सी प्लस सी कोस बी। ठीक हो गया, ये ए कॉमन हो गया यहाँ से। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा होता है, ए लिखा होता है, ये ए और ये स्क्वायर कैंसिल। सो ए इज इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी। सो यही तो हम प्रूफ कर रहे थे। सो ये क्या हो गया आपके पास, प्रूफ हो गया। सो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। पूरी वैल्यू हमने डिटेल से पढ़ ली है, समझ ली है इसकी। तो उम्मीद करता हूँ आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके इसके ऊपर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ या क्लास फेलोज के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।